हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके साथ फाइनल अकाउंट के फुल फ्लैज क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपकी बुक की, यानी कि जो आईसीआई का मटेरियल उसका 5 नंबर क्वेश्चन है। और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये पेपर में जो है 16 मार्क्स के अंदर आएगा। अगर ये सवाल आता है तो 20 मार्क्स तक भी आ सकता है। देखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से जो है बनेगा। तो देखिएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से, सबसे पहले आपको वो समझनी जरूरी है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो इनकम्स हैं उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो भी आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो पैसा आप कमाते हैं, यानी कि सेल्स, यानी कि कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स या किसी भी तरीके की जो अन्य प्रकार की अगर कोई सेल होगी तो वो सब इसके दायरे के अंदर आएगी। तो यहाँ पर जो है वो रेवेन्यूज़ आ गए। उसके बाद जो है अदर इनकम्स हैं, जैसे कि आपकी कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रेंट रिसीव्ड है, कोई और किसी प्रकार की इनकम है, वो अदर इनकम्स में आएंगी। और इन दोनों का जो टोटल होगा वो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। उस टोटल इनकम के बाद हम जो एक्सपेंसेस हैं वो शो करेंगे। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या शो करना है, तो देखिएगा, मैंने आपके साथ पिछली क्लासेस में बात की थी कि मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल एक बिजनेस के लिए होता है। और इसके अलावा 3 इन्वेंट्रीज और होती हैं, जिसमें WIP है, फिनिश स्टॉक है और स्टॉक इन ट्रेड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है यहाँ पे कि हम सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल को जोड़ेंगे, उसके बाद जो परचेजेस हैं रॉ मटेरियल की वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल है वो हम माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हालांकि वो नोट्स टू अकाउंट के अंदर आपने बनानी है। उसका जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जो भी आप स्टॉक खरीदोगे वो वाला स्टॉक जो है इसके दायरे में आएगा। यानी कि परचेज जो भी आप खरीद रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक इन ट्रेड, जो आप फिनिश्ड गुड्स जो है खरीद रहे हैं किसी दूसरी पार्टी से, यानी कि ट्रेड के लिए, वो डालेंगे। उसका चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक की जो इन्वेंट्री चेंज हुई है, इन्वेंट्री चेंज का मतलब है कि अदर देन रॉ मटेरियल, क्योंकि देखिएगा रॉ मटेरियल तो हम यहाँ एडजस्ट कर चुके हैं। तो रॉ मटेरियल के अलावा जो 3 चीज़ें बच गई हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो इन सब का जो चेंज है ये पूरी एक ही सेंटेंस से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे, अगर वो बढ़ रहा है, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, तो इसका मतलब है 10,000 की इनकम है, 10,000 का खर्चा था, 20,000 की क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम है, तो नेट हो गया 10,000। अब 10,000 की इनकम को अगर आप प्री एंडल में दिखाएंगे तो क्या होगा, माइनस शो कर देंगे। और अगर स्टॉक घट रहा है, शुरू में 10,000 था, लास्ट में 2,000 है, तो इसका मतलब ओपनिंग खर्चा 10,000 था, इनकम है 2,000, तो 8,000 रुपये जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो स्टॉक में ध्यान रखनी है, इंक्रीजिंग स्टॉक है तो माइनस शो करना है एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो एक्सपेंसेस को घटा देगा। और अगर वो प्लस की जगह माइनस हो रहा है तो इसका मतलब वो खर्चा 10,000 का स्टॉक था, घट के 2,000 हो गया, तो 8,000 आप एक्सपेंसेस में ही शो करेंगे। और अगर बढ़ रहा होता है तो माइनस में शो कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उनके PF है या किसी तरीके का बोनस है, एम्प्लॉय को कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है या किसी अन्य प्रकार के अलाउंसेस दिए हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है, तो जो भी सैलरी के चैप्टर में आपने पढ़ा वो सारे खर्चे जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं वो सभी आएंगे। उसका तो फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जो है ब्याज का जो पैसा है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स, तो इस तरीके के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसका डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो टेंजिबल असेट्स हैं उनका डेप्रीशिएशन और इंटेंजिबल असेट्स की जो राइट ऑफ वैल्यू है वो शो करेंगे। और उसके बाद आपका आएगा अदर एक्सपेंसेस। और इसके अलावा भी अगर कोई और मेन हेड आपको लगती है सही से शो करनी जरूरी है कंपनी के मामले में, तो आप उसको भी जो है शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे खर्चे का टोटल हो जाएगा यहाँ पे, और ये टोटल खर्चों का टोटल हो गया। ये इनकम का टोटल था, ये खर्चे का टोटल है, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। अगर आपके कोई एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, यानी कि जो कभी कभार होने वाले हैं, तो वो एडजस्ट करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो उनको एडजस्ट करोगे, और उसके बाद देखिएगा टैक्स जो है माइनस करेंगे। तो इस पूरे फॉर्मेट के अंदर टैक्स दिया होगा तो करेंगे, अदरवाइज यहीं पे जो है प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो है बेसिक और डाइल्यूटेड EPS देंगे, लेकिन वो आपने कैलकुलेटर नहीं करनी है क्योंकि वो आपके सेकंड ग्रुप के कोर्स के अंदर है। तो ये P&L का फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस फॉर्मेट के अंदर हमें वैल्यू डालनी है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं पहले आपके साथ सवाल पढ़ रहा हूँ, तो सवाल को समझिएगा। इसमें पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आपने करना है। बैलेंस शीट भी बनेगी, P&L भी बनेगा, तो हम आराम से तसल्ली के साथ जो है सवाल को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ हेडिंग पूछता रहूँगा कि क्या हेड में ये आइटम आना है।
तो उस हेड के हिसाब से आप चाहें तो साथ साथ जो है मेरे बना भी सकते हैं। अपनी कॉपी खोल लीजिए और उस कॉपी के अंदर आप लिखते चलिए। देखिएगा जैसे है लैंड एट कॉस्ट, तो अगर लैंड एट कॉस्ट है तो आप लैंड को कहाँ पे शो करेंगे, अब बताइए। अब लैंड को आप शो करेंगे सीधा सीधा बैलेंस शीट के अंदर टेंजिबल फिक्स एसेट्स। लेकिन इस सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट है, द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड एट 3,60,000, और वो इसकी वैल्यू जो है 3,60,000 जो है वैल्यू कराते हैं। तो इसका मतलब है कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,40,000 बढ़ गई और वो आपको एक तरीके का प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट हुआ आपका, अब ये जो 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,40,000 का, तो अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 3,000 में लिखी है तो हम इसको लिखेंगे 140। तो ये जो 140 का जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को आप कहाँ शो करेंगे। देखिएगा ये प्रॉफिट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की, यानी कि पीपीई की बात करें, तो ये जो 140 हैं ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में आने चाहिए। और दूसरा आप कहाँ दिखाएंगे, लैंड की वैल्यू को बढ़ा देंगे, यानी कि ये P&L के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी कभी इंस्टीट्यूट इसको P&L में दिखा देता है, तो आपने नहीं दिखाना है, ये ध्यान रखना, हमेशा इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा। तो ये किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद देखिएगा अगर हम आगे बढ़ें तो प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन प्लांट मशीनरी में एक एडजस्टमेंट है, वो मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूँगा। तो प्लांट मशीनरी की जो एडजस्टमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अलग से, तो ध्यान से समझिएगा। तो प्लांट मशीनरी की जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड रिसीवल्स तो आपको पता है करंट असेट्स के अंदर जो है ट्रेड रिसीवल के कॉलम में आएंगे। इन्वेंट्रीज वाले कॉलम में आ जाएगी। बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके की ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपने शो करनी है। अब यहाँ पर उसके बाद है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आपको नहीं दी होगी, और क्लोजिंग स्टॉक अगर ऐसे केस में कभी भी दी होती है वो बैलेंस शीट में आती है, और वो कभी भी एडजस्ट नहीं करनी होती है P&L के अंदर। ध्यान रखिएगा अगर कभी भी एडजस्टेड परचेज लिखिए। उसका बाद फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री एक्सपेंस देखिएगा अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस भी देखिएगा आपके अदर में ही आएंगे, क्योंकि लिखा नहीं हुआ। सेलिंग के एक्सपेंसेस भी अदर्स में ही आएंगे। आप चाहें तो इनको अलग अलग हेड में भी शो कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे दिए हुए हैं। डिवेंचर का इंटरेस्ट देखिएगा फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इंटरिम डिविडेंड जो है वो पे कर चुकी कंपनी 18 का, तो इंटरिम डिविडेंड जो है ये वास्तव में रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस होगा, ये भी हम डिस्कस भी करेंगे। अब देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये वाली, 300 है। 10% डिवेंचर्स हैं 200 के, तो देखिएगा 200 का इंटरेस्ट जाना चाहिए था, 20 वो चला गया। नहीं होता तो आपको हिडन एडजस्टमेंट ढूंढनी होती, आपको उसका इंटरेस्ट डालना पड़ता है। जनरल रिजर्व है 130, क्योंकि अगर 200 रुपये के डिवेंचर्स हैं तो उसका ब्याज भी जाना चाहिए था एक्यूरल सिस्टम से, तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है 20, चेक कर सकते हैं आप, देखिएगा ये 20 है। जनरल रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस में P&L जो है सरप्लस अकाउंट है, तो ये भी P&L में, और सॉरी ये रिजर्व सरप्लस में, जनरल रिजर्व सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड पेबल्स जो है आपको पता है हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही ट्रेड पेबल्स, और फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी का होगा। ध्यान रखिएगा ये कॉस्ट पे लिखा हुआ है, और लैंड पे जो है डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो डेप्रिसिएशन किसका होगा, प्लांट मशीनरी का। और एक सस्पेंस अकाउंट की ट्रांजेक्शन उससे और दे रखी है 4। आप इसको समझिए, द अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये नोट्स टू अकाउंट में काम आती है जब नोट्स बनाते हैं। द कंपनी ऑन एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू विशेष टू रीवैल्यू द लैंड एट 360, डिक्लेयर ए फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड जाएगा देखिएगा 300 है, तो 300 का 10% कितना जाएगा, 300 का 10% देखिएगा निकालिएगा। 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% 30। इंटरिम डिविडेंड है जो साल के बीच में दे चुके, और फाइनल डिविडेंड आपको और देना अलग से, यानी कि 30। उसके बाद देखिएगा ये जो एडजस्टमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से समझना है। तो समझना इसलिए क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही काम की है, इसी पे सारा सवाल है। द सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000 रिप्रेजेंट द कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1/4/2001। कह रहा है साल के शुरू में 4,000 रुपये की एक मशीनरी बेच दी थी और उसके पैसे यहाँ डाल दिए। तो इसका मतलब आपने उसकी जो एंट्री है वो क्या करी होगी, आपने क्या एंट्री की होगी, आपने एंट्री डाल दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया होगा, और क्रेडिट किसको कर दिया होगा, टू सस्पेंस अकाउंट को। तो जबकि करना क्या चाहिए था, इसकी पूरी एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी।
जो इसकी बनती है। तो यहाँ पे एक तरीके की एडजस्टमेंट है, ये जो स्कूल टाइम में आप पढ़ के आए वही वाली एडजस्टमेंट है। ये कैश फ्लो में भी थी और यहाँ पे भी है। अब कहते थे कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, जो मशीनरी थी वो 10,000 रुपये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और उस पर 8,000 डेप्रिसिएशन आज तक लग चुका था। तो इसका मतलब वो 2,000 रुपये की एसेट्स थी। कितने की एसेट्स थी? 2,000 वाली एसेट्स आपने कितने में बेच दी? 4,000 में बेच दी। तो 2,000 वाली एडजस्ट एसेट्स आपने कितने बेची है? 4,000 में। तो उसकी एंट्री जो है सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द प्लांट मशीनरी टू 10% ऑफ द कॉस्ट, और प्लांट मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगना है। तो हम सबसे पहले जो है इसी एडजस्टमेंट को देखते हैं और उसके बाद जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, टैक्सेशन को आपने इग्नोर कर देना। तो एक बार सवाल आप जो ध्यान से देख लीजिएगा, जो आइटम जहाँ का है उसको वहीं फिट करना और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो सस्पेंस वाली एंट्री है इसको मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो देखिएगा प्लांट मशीनरी की कॉस्ट है 770 और अब यहाँ पे देखिएगा इसका प्रोविजन वो डेप्रिसिएशन है 172। तो ये फिगर हमारे को दी हुई है। तो आइएगा इस फिगर की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा अगर हम अकाउंट बनाएं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो वो इस तरीके से बनेगा और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखिएगा प्लांट मशीनरी की जो फिगर है वो कितनी है, ध्यान से समझनी है, 770 और ये है 172। तो 770 एंड 172, तो 770 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की पुरानी फिगर है बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बैलेंस बीडी 172। अब देखिएगा एक अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में फिगर है क्रेडिट साइड 4, राइट। अब देखिएगा ये तो है बैलेंस बीडी। अब इस बैलेंस बीडी में से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है? 2, राइट, क्योंकि 2 का प्रॉफिट है। और बाकी आपका कहाँ जाना है? बाकी आपका कहाँ जाना है बताइए? जो 2 था वो वास्तव में कॉस्ट बची थी प्लांट मशीनरी की। क्या बची थी? कॉस्ट बची थी। तो इसको डाल दिया प्लांट मशीनरी में क्रेडिट 2। अब ढंग से समझनी आपने बात। तो प्लांट मशीनरी अकाउंट में आ गया बाय सस्पेंस अकाउंट, बाय सस्पेंस अकाउंट, दैट इज 2। इसके अलावा असेट्स की कीमत तो थी 10, 770 में से 10 की चीज गई है ना, जिस पे 8 डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो 8 यहां से कैंसिल करना है। कहां से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, प्लांट मशीनरी। तो 8 का डेप्रिसिएशन यहां से खत्म हो गया। हालांकि आपके बुक के सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ भी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8। अब बताइए प्लांट मशीनरी की कीमत क्या बची? प्लांट मशीनरी बची आपकी 760 की, बैलेंस शीट 760। अब इसका मतलब है कि साल भर का जो डेप्रिसिएशन लगना है वो इस अकाउंट में इस 760 पे लगना है। और डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन अकाउंट 760 की जो चीज़ बची है उसका 10%, यानी कि 76। और वैल्यू क्या बचेगी आपकी? बताइए क्या वैल्यू बचेगी? 172 प्लस 76 माइनस 8, तो वैल्यू बचेगी 240 टू बैलेंस सीडी। डन। कितनी बैलेंस वैल्यू बचेगी? 240। अब जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो क्या होगा? अदर इनकम में कितना आ जाएगा? अदर इनकम में आ जाएगा 2, ये वाली एंट्री। अब डेप्रिसिएशन साल भर का कितना है? 76। ये कहाँ चला जाएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 76। और बैलेंस शीट में एसेट्स कितने की चली जाएंगी? टेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी कि पीपी।
वो बचेंगी पीपी 760 और माइनस 240 का डेप्रिसिएशन, यानी कि 520 की। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। जो बैलेंस दिए वो तो पहले मैंने वो तो रख दिए, जो भी आपको ट्रायल में दिए होते। उसने एक एडजस्टमेंट बोली थी कि जो 2 वाली चीज़ है वो 4 में बेची गई है, तो 2 हमने P&L में डाल दिए, जो ये आ गए। बाकी प्लांट मशीनरी में चले गए ये 2000। उसके बाद आपको ये पता था कि ये चीज़ 10,000 की गई है, तो बाकी जो 8,000 था वो डेप्रिसिएशन था, वो चला गया। तो इसका मतलब वैल्यू बची 760 की। 760 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, 76, और ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 240। और जब बैलेंस शीट दिखाएंगे तो 760 में से 240 का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लेस करके आप शो करेंगे। क्लियर है बात? अब चलते हैं आगे। तो पहले मैं आपको यही चेक कराता हूँ। सबसे पहले जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर देखिएगा, ये है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिएगा 2 आ गई। ये प्रॉफिट ऑन सेल है, ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि बाकी सवाल में कुछ नहीं है, बाकी तो एंट्री डाल ली। डेप्रिसिएशन देखिएगा 760 का 10% 76, मैंने भी वही निकाला था। अब देखिएगा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में दिखानी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो मैंने वैल्यू दिखाई है। अभी इसमें कितनी है वैल्यू? मेरी वैल्यू कितनी थी? मेरी वैल्यू थी 520। तो वैल्यू हो गई 520 और प्लस क्या था? इस लैंड को रीवैल्यू किया था। 220 वाली को कितना वैल्यू किया था, कितना बढ़ा दिया था? इसको बढ़ा दिया था 360 पे ले गए थे, यानी कि 140 बढ़ गई थी। तो 360 की वैल्यू और 140 आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। तो अब ये देखिएगा 360 वाली वैल्यू ये है। तो जब इसका नोट्स टू अकाउंट देखेंगे तो प्लांट मशीनरी की ये वैल्यू हो गई और लैंड की ये वैल्यू हो गई, दोनों हो गए 880। डन। ये बात समझ में आ गई कौन सी वैल्यू कहाँ डाली। अब है फॉर्मेट की बात। ये हम डाल चुके हैं, ये डाल चुके हैं। अब है ट्रेड रिसीवल्स। तो ट्रेड रिसीवल्स कहाँ दिखाओगे? रिसीवल्स में, इन्वेंट्रीज में, और बैंक में। तो आइए अब इन तीनों आइटम को लिखते हैं 96, 86, 20। अच्छा, इसमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो यहीं पे देखिए बैलेंस शीट में देखिएगा। हाँ जी, 96 ट्रेड रिसीवल, 86 एंड 20। तो ये कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट में। ये तीनों आइटम ले लिए। एडजस्टेड परचेज आपकी P&L में चली जाएगी। एडजस्टेड परचेज 320। फैक्ट्री के एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा 60 + 30 90 और 30 120। तो 120 के डेप्रिसिएशन आपने वो खर्चा डालना है। तो ये 120 ये नोट्स टू अकाउंट में भी है। अब उसके बाद बनता है डिवेंचर इंटरेस्ट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा? फाइनेंस एक्सपेंसेस में। तो ये डाल दिया फाइनेंस एक्सपेंस। इधर के आइटम्स हो गए। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं इसको छोड़ दीजिए अभी। उसका बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको पता शेयर कैपिटल में दिखा दोगे आप। तो ये शेयर कैपिटल में आ गई 300 और फिर ये बैलेंस शीट में भी आ जाएगी 300। उसका तो जनरल रिजर्व, ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगा जनरल रिजर्व वगैरह कैसे निकालेंगे। तो ये भी 2 मिनट रुकिए अभी आप। उसका बाद सेल्स है 700। तो 700 वाली जो सेल्स है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गई। ये भी हो गया। अब बच गया ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हो जाएगी ये ट्रेड पेबल। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गया। सस्पेंस अकाउंट हमने खत्म कर दिया, तो उसका बैलेंस ही नहीं था। अब बचा हमारे पास इंटरिम डिविडेंड 18 और ये बचे जनरल रिजर्व, P&L और सिक्योरिटी पे। तो देखिएगा हमें अब एक प्रॉफिट और चाहिए। अब ये जो प्रॉफिट आया है 166, अब इसका बनेगा हमारा नोट्स टू अकाउंट। क्या बनेगा? नोट्स टू अकाउंट। तो अब यहीं पे नोट्स टू अकाउंट देखिएगा इसका, ये देखिएगा ये हमें प्रॉफिट हुआ है कितना? 166। तो अब देखिएगा नोट्स टू अकाउंट रिजर्व सरप्लस का। तो 166 दोबारा लिखते हैं 1
166, ये तो है हमारा पी एंड एल। और प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना था? प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है हमारा 72। तो कुल कितना हो गया? 3 और 2, तो ये हो गया 238। अब इस 238 के बाद हमने दिया डिविडेंड, तो डिविडेंड ऑलरेडी दिया, वो तो एक ही बार एंट्री आएगी क्योंकि एक ही बार आपने वो ट्रायल में दिखा रखा है। तो इंटरिम डिविडेंड आप माइनस कर देंगे इसमें से। कितना दे रखा है इंटरिम डिविडेंड? जो 2 एजीएम के बीच में डिविडेंड देते हैं उसको बोलते हैं इंटरिम, तो ये माइनस हो गया। इसके अलावा से इसने कहा कि फाइनल डिविडेंड भी है, तो फाइनल डिविडेंड है 30। तो ध्यान रखिएगा फाइनल डिविडेंड के 2 इम्पैक्ट आएंगे। एक तो फाइनल डिविडेंड यहाँ से माइनस होगा, फाइनल डिविडेंड माइनस होगा रिजर्वेशन सरप्लस से, और फिर दोबारा से इसको लाइबिलिटी में शो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये लाइबिलिटीज में आ गया, अदर करंट लाइबिलिटीज, ये फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। तो ये फाइनल डिविडेंड आ गया था। अब ये देखिएगा जो एडजस्टमेंट होती है उसका डबल इफेक्ट होता है, तो इसका इफेक्ट 2 हो गया। एक बार ये रिजर्व सरप्लस में से माइनस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, एक बार रिजर्व सरप्लस से माइनस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज में शो हो रहा है। आप देखिएगा इसके अलावा तो ये सब हमने शो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल किया, तो ये सरप्लस का टोटल हो गया 238 -18 और -30, तो पी एंड एल का बैलेंस बचा 190। अब इसमें जो बाकी रिजर्व सरप्लस का आइटम है वो बताइए कौन से? एक है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है कितना? 130, और उसके अलावा जनरल रिजर्व का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम है 40। तो यही एक एडजस्टमेंट होती है जो सबसे खतरनाक होती है। तो इसका टोटल लगा दो 190 + 130 + 40 यानी कि 360। तो अब ये जो 360 है ये बैलेंस शीट में आपने शो करना है रिजर्व सरप्लस में। नहीं सिर्फ 500 है, एक मिनट और क्या रह गया? 190 130 72, ओहो ये मैंने क्या ले लिया 166। ये प्रॉफिट कितना था? अच्छा प्रॉफिट तो ठीक है, ये 166 + 72, 166 + 72 -18 -13 प्लस जनरल रिजर्व 130 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 40, 360। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है, और तो कुछ नहीं है। 360 तो देखते हैं रिजर्व सरप्लस में और क्या दिखाया हुआ है। अच्छा हाँ रिवोल्यूशन रिजर्व था, वो जो असेट्स की वैल्यू बढ़ी थी। हाँ जो असेट्स की वैल्यू बढ़ाई थी लैंड बिल्डिंग की, हाँ वो रिवोल्यूशन रिजर्व हो रहेगा। तो एक रिवोल्यूशन रिजर्व, तो रिवोल्यूशन रिजर्व कितना बढ़ाया था हमने? 360 कर दी थी 220 की चीज़। तो एक रिवोल्यूशन रिजर्व के 360 - 220 यानी कि 140। तो टोटल रिजर्व सरप्लस कितना हो गया? 500। तो ध्यान रखिएगा ये 500 हो गया रिजर्व सरप्लस। तो क्योंकि जब ये आपने लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाई थी तो इसकी जनरल एंट्री की थी लैंड अकाउंट डेबिट 140 टू रिवोल्यूशन रिजर्व, टू रिवोल्यूशन रिजर्व 140। तो एक बार तो असेट्स की तरफ ऐसा चला गया, असेट्स बढ़ गए, और एक बार लायबिलिटी साइड रिवोल्यूशन रिजर्व, रिजर्व सरप्लस। अब देखिएगा ये वाली वैल्यू भी होगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है? हमने डिवेंचर्स नहीं लिए थे, तो जो डिवेंचर्स हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे। इसके अलावा सारे आइटम्स पर टिक लग चुका है, इधर भी P&L में सब पर टिक लग चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए। अभी इसी चैप्टर के जो और क्वेश्चंस हैं वो आपने सब ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर जो है 9 आपसे नहीं हो रही है या 7, तो वो मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी आप इसको कंप्लीट करिएगा इस सवाल को। इसके अलावा जो पीछे इलस्ट्रेशंस हैं और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन उन सबको ट्राई करिए, फिर मुझे बताइए व्हाट्सएप के ऊपर कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। जो नहीं हुए फिर वो मैं कराता हूँ आपको।
तो ये थी इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये थी इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 थी ICI मटेरियल की। अभी ICI मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो आप मुझे भेज दीजिएगा।